दोस्तों, आज हम ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर आज भी सबकी रूह कांप जाती है। 3 दिसंबर 1984 की सुबह भोपाल शहर के साथ साथ पूरे देश ने दुनिया का सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक देखा था। यह घटना तब हुई जब 3 दिसंबर 1984 की देर रात शहर के अधिकांश लोग अपने घरों में शांति से सो रहे थे। मिथाइल आइसोनेट MIC नामक एक ग्रे क्लाउडी गैस पानी के साथ मिक्स होती है, जिसका रिजल्ट जहरीली गैस का एक कॉम्बिनेशन बनता है जो बाद में डिस्चार्ज हो जाता है और लास्ट हवा में मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जानवर सहित बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा डिजास्टर अधिक विनाशकारी थी क्योंकि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL के अधिकारियों द्वारा न तो वहां के रहने वालों और ना ही डॉक्टरों को इमरजेंसी स्थिति से निपटने की तरीके के बारे में कोई निर्देश या ट्रेनिंग नहीं दिया गया था। इस वजह से जब लोग सांस लेने में तकलीफ और अंधेपन के साथ अस्पताल पहुंच रहे थे तो डॉक्टर उन्हें कोई दवा नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा लोगों के अलार्म के माध्यम से घटना के बारे में चेतावनी भी नहीं दी गई थी। कंपनी विड्रॉल की कोई योजना प्रदान नहीं कर पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान चली गई और उनमें से कई अभी भी शारीरिक और मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भारत के मध्य में स्थित है। 1969 में विभिन्न प्रकार के केमिकल का निर्माण करने वाली अमेरिका का एक बड़ी कंपनी ने मध्य प्रदेश में अपना पहला रासायनिक कारखाना स्थापित किया था और इसका नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड रखा था, जिसे UCIL के नाम से भी जाना जाता है। पहले कंपनी शुरुआत में सिर्फ अमेरिका से केमिकल इंपोर्ट, मिक्स और पैक करती थी, लेकिन बाद में अपना प्रॉफिट बढ़ाने और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी ने 5000 टन मिथाइल साइनाइड यानी कि MIC प्लांट की प्रोडक्शन यूनिट लगाई थी। सेविन के नाम से जाने जाने वाला एक सस्ता कॉर्बल इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए। दरअसल मिथाइल आइसोनाइड पॉजिन के साथ मोनोमिथाइलिन की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। यह दोनों रिएक्टेंट UCIL की भोपाल कंस्ट्रक्शन यूनिट में निर्मित नहीं थे, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से लाए गए थे। बाद में सेविन का उत्पादन करने के लिए इन्हें नेप्थोल के साथ मिलाया गया, जिसके बाद वे देश के विभिन्न हिस्सों में इसे बेचा गया। तो सेविन के निर्माण की पूरी प्रक्रिया में सबसे खतरनाक कदम है इन सभी सामग्रियों का मिश्रण, और इनमें से पॉजिन और MIC का उपयोग सबसे खराब है। पॉजिन का इस्तेमाल वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया गया था, जिसके बाद कई देशों में पॉजिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब अगर मिथाइल आइसोनाइड की बात करें तो MIC का इस्तेमाल सबसे बड़ी समस्या इसके स्टोरेज की है। 39 डिग्री सेल्सियस पर कम बॉइलिंग पॉइंट और रासायनिक अस्थिरता के साथ हाई वेपर प्रेशर के कारण सूखे स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में फ्रिज में स्टोर किया जाता है। इसलिए कीटनाशक के निर्माण में MIC का उपयोग करते समय बहुत ही सावधानी और समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही जांच के बाद की रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया कि कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई थी। 2 दिसंबर 1984 की रात को टैंक की कूलिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें मिथाइल आइसोनाइड यानी कि MIC स्टोर किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मैकेनिकल प्रॉब्लम या काम करने वालों की गलतियों के कारण पानी टैंक में घुस गया और बदले में टैंक के स्टोर MIC के साथ पानी में मिल गया। बाद में इससे एक प्रचंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि एनर्जी का रिलीज होना इन द फॉर्म ऑफ हीट और अ लाइट, जो पॉसिबिलिटी टैंकों की परत में लोहे के कोलिजन के कारण हुई थी। इसके बाद अगली सुबह के शुरुआती घंटों में टैंक फट गया और इसके परिणाम स्वरूप इस हानिकारक रसायन की एक बड़ी मात्रा हवा में फैल गई, जिससे भारी विनाश हुआ। जांच के बाद यह देखा गया कि इस आपदा के लिए कंपनी और सरकारी अधिकारी दोनों समान रूप से जिम्मेदार थे और अगर उचित सावधानी और आवश्यक देखभाल की जाती तो इस आपदा से बचा जा सकता था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के अनुसार इस आपदा से बचा जा सकता था यदि कंपनी का वेंट गैस स्क्रबर उस रात काम करता, क्योंकि स्क्रबर मिक्सर से हानिकारक एलिमेंट को काफ़ी हद तक हटाने में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान होता जो हुआ है वह बहुत कम होता और बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। इसके अलावा कंपनी की मशीनरी के मेंटेनेंस के भी प्रति लापरवाही थी, क्योंकि आपदा के बाद जब जांच हुई तो पता चला कि उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले मशीन का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया गया था और मेंटेनेंस की कमी थी। एग्जाम्पल के लिए टैंक जिसमें MIC स्टोर किया गया था, उसका कूलिंग सिस्टम आपदा से पहले कुछ महीनों से खराब था और कंट्रोल रूम की कई गेज भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे थे, जिसका परिणाम स्वरूप एक नकारात्मक रीडिंग दे रहा था। और यहाँ तक कि 2 तारीख की रात को भी दिसंबर 1984 जब आपदा हुई, उस रात ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने गैस की रीडिंग पर भरोसा नहीं किया। हालांकि उस रात रीडिंग सही थी और अगर उस समय सही निर्णय लिया जाता
तो आपदा टल सकती थी। इसके अलावा इस आपदा के लिए सरकार भी समान रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि उसने कंपनी को इतनी बड़ी आबादी के क्षेत्र में एक खतरनाक रासायनिक संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी थी, और वहाँ भी बिना सही उचित निकासी की योजना के। इसके अलावा सरकार ने सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में कभी कोई संदेह नहीं जताया, जिसके तहत कंपनी काम कर रही थी। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तरों पर विभिन्न मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने आपदा के स्थल का दौरा किया, ताकि इसके बारे में डीप स्टडी किया जा सके और आपदा का लोगों और एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा और इसके ट्रीटमेंट के तरीके का पता लगाया जा सके। बचे इसके अलावा परमानेंट पीपल ट्रिब्यूनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो 1992 में हेल्थ लॉ और एनवायरमेंटल प्रोफेशनल का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर के अपने 13 फिजिशियन के साथ भोपाल में अपने फील्ड में काम करने वाले और सही रीजन और खामियां का पता लगाने के लिए आए थे, जो इस आपदा के लिए जिम्मेदार थे। साथ ही ट्रिब्यूनल ने MIC की टॉक्सिबिलिटी का पता लगाने के लिए एक अध्ययन भी किया था। क्योंकि डिजास्टर देर रात के दौरान हुई थी, इसलिए इससे घायलों की संख्या अधिक थी, क्योंकि उस समय अधिकांश लोग सो रहे थे और इसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश यह पता लगाने में सक्षम नहीं थे कि वास्तव में हुआ क्या था। न केवल प्रतिक्रिया समय कम था, बल्कि लोगों को किसी भी तरह से आपदा के बारे में चेतावनी नहीं दी गई थी। इसके अलावा ना तो कंपनी और ना ही सरकार ऐसी डेंजरस स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी, जिसके परिणाम स्वरूप किसी बैकअप योजना के अभाव में मरने वालों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ गई। इसके अलावा जब पीड़ित दवा के लिए अस्पताल गए तो डॉक्टर भी मरीजों को इलाज करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसे पेशेंट को दी जाने वाली कोई दवा के बारे में जानकारी नहीं थी। साथ ही इसके बाद भी मौतों का एक्चुअल डिटेल्स और आंकड़े आज तक उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि आपदा के दौरान अधिकांश लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर से भाग गए थे, जबकि कई मृत लोगों को मरते ही दफना दिया गया था, ताकि उन्हें ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम से रोका जा सके। क्योंकि सरकार को डर था कि अगर मौतों का असली कारणों का पता चलेगा तो लोग स्पष्ट रूप से समझेंगे कि इस आपदा के लिए सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है और इससे सरकार भी मुश्किल में पड़ जाएगी। अगले 24 घंटे में करीब 1900 लोगों की मौत हुई और अगले कुछ हफ्तों में यह संख्या और बढ़ गई, लेकिन अभी तक सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सरकार ने इनकार किया था और आपदा के सटीक आंकड़ों को बनाए रखने में भी विफल रही थी। लेकिन सबके सामने यह स्पष्ट है कि मरने वालों की संख्या सरकार द्वारा बताई गई संख्याओं से कई अधिक है। यह सच है कि 2 दिसंबर 1984 की देर रात जब देश भारी संकट से गुजर रहा था, तब भी राजनीतिक नेता अपने अवैध राजनीतिक प्रतिशोध को पूरा करने में व्यस्त थे। जैसे कोई योजना बनाए या इस तरह के संकट से निपटने के तरीकों को पता लगाने की बजाय नेता उस स्थिति को दबाने के तरीके खोजने में व्यस्त थे, जिसके लिए आपदा के कई मृतक पीड़ितों को पोस्टमार्टम से पहले ही दफन कर दिया गया था। इसलिए क्योंकि नहीं तो अगर पीड़ितों का पोस्टमार्टम हुआ होता तो यह खुलासा होता कि कैसे सरकार ने नियम कायदों को इग्नोर करके कंपनी को अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र में अपनी निर्माण यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोचर आयोग की रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि कैसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के उस समय के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन को एक राज्य से विमान में भोपाल से दिल्ली भगाने में मदद की जा रही थी, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उस समय की सरकार अपराधियों को चुंगल से छुड़ाने के कैसे शामिल थी। इस उदाहरणों से यह भी पता चलता है कि कैसे भारतीय न्यायपालिका कहीं न कहीं हमेशा पॉलिटिकल पावर के सामने विफल होती है। हालांकि यह भारतीय संविधान के अनुसार एक स्वतंत्र अंग है। इन सब में से सबसे दुख करने वाली बात यह है कि कैसे पावर और पैसा हमेशा मानवता और मानव जाति पर हावी हो जाता है। इतना ही नहीं, भोपाल गैस त्रासदी के इतने साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं।